अगर सरकार आपको एक ऐसा विकल्प दे जहां दोनों ही रास्ते तबाही की तरफ जाते हों तो आप किसे चुनेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज द हिंदू के जिस एडिटोरियल का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं उसका शीर्षक है कोर्स्ड कंसेंट। कोर्स का मतलब होता है कोई डर के माध्यम से या मजबूर करके किसी को सहमति लेते हैं, वो होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह यानी कि सेडिशन आईपीसी 124 ए को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने कानूनी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट कह रहा है कि अगर आरोपी की सहमति हो तो केस आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बंद एक बेबस कैदी के एक सहमति कितनी आजाद है। क्या यह सच में एक विकल्प है या फिर यह ऑप्शन चॉइस है, यानी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। आज के इस सेशन में हम सिर्फ इस आर्टिकल का अनुवाद नहीं करेंगे बल्कि इसके पीछे छिपे हुए हर उस पहलू को समझेंगे जो आपकी परीक्षाओं, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी या बैंकिंग, के लिए बेहद जरूरी है। हम गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे साल 2024 में आया नया कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पुराने राजद्रोह कानून को एक नए रंग रूप में पेश करता है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का यह नया रुख कोर्ट के ही अपने सबसे बड़े सिद्धांत बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन, यानी कि जमानत नियम है और जेल अपवाद के विपरीत कैसे खड़ा है। और सबसे जरूरी बात, कैसे यह व्यवस्था अमीर और गरीब आरोपियों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर रही है जहां आज़ादी कानून के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि मुकदमा लड़ने की औकात पर तय हो रही है। हम हमेशा की तरह इस पूरे एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन ग्रामर एनालिसिस करेंगे। कठिन जो वोकेबलरी है उसको व्यवहारिक उदाहरणों से विजुलाइजेशन करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच के साथ अंग्रेजी के कठिन वाक्यों को आपके दिमाग में सीधे उतार देंगे। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश वोकेब और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को बिना रटे मजबूत करना चाहते हैं तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करने से पहले हम लोग एक बार वर्ड्स की तरफ चलते हैं। कोर्स्ड मतलब दबाव या धमकी देकर मजबूर किया गया, यानी कि फोर्स्ड जिसको कह सकते हैं, कंपेल्ड या प्रेशर्ड। एंड तो हो जाएगा वॉलंटरी, ऑप्शनल या स्पॉन्टेनियस। सेडिशन राजद्रोह या देशद्रोह, ट्रीजन, इंसरेक्शन या फिर म्यूटनी। एंड तो हो जाएगा लॉयल्टी, एलिजियंस या फिर सबमिशन। क्वेल का मतलब दबाना या शांत करना, सप्रेस, क्रश या सबड्यू। एंड हो जाएगा इंसाइट, प्रोवोक या इनकरेज। रिफ्रेन का मतलब बचे रहना, दूर रहना, एब्सटेन करना, डेसिस्ट करना या अवॉइड करना। एंड हो जाएगा इंडल्ज, कंटिन्यू या फिर परसिस्ट। इनकार्सरेटेड का मतलब होता है जेल में बंद या कैदी, इम्प्रिजन्ड, जेल या डिटेन्ड। एंड हो जाएगा लिबरेटेड, फ्री या फिर रिलीज्ड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा खींचा हुआ, दीर्घकालिक, एक्सटेंडेड, लेंदी या फिर प्रोट्रैक्टेड। एंड हो जाएगा ब्रीफ, शॉर्ट एंड या फिर फ्लीटिंग। रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है सुदृढ़ करना या मजबूत बनाना, स्ट्रेंथेन, फोर्टिफाइड या रीअफॉर्म्ड। एंड हो जाएगा वीकेंड या अंडरमाइंड या फिर डिमिनिश्ड। परवर्स का मतलब विकृत, उल्टा, अनुचित, डिस्टॉर्टेड, अनरीजनेबल, डिविएंट। एंड हो जाएगा रीजनेबल, रैशनल या फिर नॉर्मल। इडियम फ्रेजेस देख लीजिए। इन स्पैन ऑफ का मतलब एक निश्चित समय सीमा के अंदर या भीतर। फ्यूल प्राइसेस वर हाइक्ड फॉर द फोर्थ टाइम इन अ स्पैन ऑफ 10 days। 10 दिन के भीतर जो है ना, चौथी बार जो है ना फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाया गया है। एट द एक्सपेंस ऑफ, किसी की कीमत पर या नुकसान पहुंचाकर। ठीक है ना। तो इसका देखते हैं। द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की है दैट टैक्टिकल रिलेशन विद अदर कंट्रीज विल नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ टाइज विद इंडिया, यानी कि जो विदेश मंत्री अमेरिका का, उसने कहा है कि अन्य देशों के साथ जो रणनीतिक संबंध है वो भारत के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं बनेंगे। रन अ फॉल ऑफ यानी कि नियमों या किसी के विचारों के खिलाफ जाना। ठीक है। यानी कि द प्रपोज्ड वेस्ट एशिया पीस डील जो है ना हैज रन अ फॉल ऑफ सेवरल पॉलिटिशियन हु
वॉइस डीप कंसर्न्स, यानी प्रस्तावित जो पश्चिम एशिया शांति समझौता है वो कई राजनेताओं के विचारों के विपरीत चला गया है, जिन्होंने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वॉचडॉग का मतलब निगरानी संस्था होता है, यानी कि फ्री मीडिया एक्ट्स एज अ डेमोक्रेटिक वॉचडॉग कीपिंग अ क्लोज आई ऑन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि स्वतंत्र मीडिया या लोकतांत्रिक निगरानी संस्था के रूप में जो कार्य करता है वो संस्थागत जवाबदेही पर पैनी नजर रखता है। और थ्रो इन द टॉवेल का मतलब हार मान लेना, ठीक है ना। जब आप जो बॉक्सिंग वगैरह में देखते हैं, आप टॉवेल को थ्रो कर देते हैं ना, तो आप एडमिट कर लिए अपनी डिफीट को। डिस्पाइट फेसिंग इंटेंस लीगल प्रेशर, यानी कि बहुत ही बड़ा लीगल प्रेशर के फेस करने के बावजूद और प्रोलॉन्ग डिलेज इन कोर्ट, और बहुत लंबी मतलब कि जो देरी का सामना करने के बावजूद एक्टिविस्ट जो है वो हार नहीं माना या हार मानने से इनकार कर दिया। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। सुप्रीम कोर्ट शुड सेट असाइड सेडिशन एज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल दैट कैनॉट बी सस्टेन्ड, दैट कैनॉट बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो ये जो है ये कहा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट को राजद्रोह के कानून को पूरी तरह से रद्द या समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे संविधान के नियमों के अनुसार सही नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि उसको जो है सेट असाइड मतलब खारिज या समाप्त कर देना सेडिशन को, क्योंकि एज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल है, क्योंकि यह जो है ये संवैधानिक रूप से अनसस्टेनेबल है, यानी कि ये जो है हमारे संविधान के नियमों के अनुसार सही नहीं है। The Indian state has not frequently used the colonial offense of sedition codified under section 124A of the Indian Penal Code as a tool to quell dissent. क्वेल का मतलब दबाना, डिसेंट का मतलब असहमति। और यहाँ जो है ना इंडियन स्टेट हैज़ यूज्ड, ये हैज़ यूज्ड आया है और नॉट फ्रीक्वेंटली एक साथ आएगा, दो नेगेटिव आ गया है ना, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंटली हो गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है यानी कि इंडियन स्टेट जो है, यह प्रशासन जो है वो यूज किया है कॉलोनियल ऑफेंस ऑफ सेडिशन। ये जो है आप कह सकते हैं अंग्रेजों के ज़माने से जो है जो राजद्रोह कानून जो चला आ रहा है उसका जो है उसने क्या कहते हैं उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है, कई बार इस्तेमाल किया है, ठीक है। कॉडिफाइड, जिसको कॉडिफाई किया गया था, संहिताबद्ध किया गया था अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये इंडियन पिनल कोड के तहत जो है धारा 124A में जो है दर्ज किया गया था या उसको संहिताबद्ध किया गया था, ठीक है। इसे जो किसके रूप में इस्तेमाल किया गया पता है, एक टूल के रूप में, एक औजार के रूप में, ताकि जो है डिसेंट को दबाया जा सके, ठीक है, ताकि जो है लोगों की आवाज जो है उसको दबा सकें, उसको शांत कर सके। इन मई 2022 कहा जा रहा है कि मई 2022 में, ठीक है, मई 2022 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कहा कि वो बचे किस चीज से, फ्रॉम रजिस्टरिंग न्यू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, यानी कि जो नया फर्स्ट मतलब कि FIR है उसको दर्ज करने से बचे, एंड फ्रॉम टेकिंग कोर्सिव मेजर्स, यानी कि जो कोर्सिव मेजर्स है यानी कि आप कह सकते हैं क्या कहेंगे आप इसको मतलब एक जो है ना ये देखिए ये जो हो रहा है ना अंडर, इसको पूरा पढ़ लीजिए पहले, अंडर सेक्शन 124A इन SG Bombadkere वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाइल द सेंटर सेड इट वुड रिकंसीडर द प्रोविजन, यानी कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो SG बॉम्बटकेरे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है राज्य और केंद्र सरकारों को क्या दिया था, क्या कहा था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR जो नया है उसको दर्ज करने और मतलब कि रजिस्टर करने, और फ्रॉम टेकिंग कोर्सिव मेजर्स, और कोई भी 124A के तहत, ठीक है, 124 धारा 124A के तहत कोई भी दंडात्मक उपाय करने से बचने के लिए कहा, ठीक है।
while the सेंटर सेड, जबकि केंद्र ने कहा कि वह इस मतलब इस प्रावधान पर वो पुनर्विचार करेगी। रिकंसीडर मतलब पुनर्विचार और प्रोविजन मतलब रिकंसीडर, ठीक है ना, ये बात है। When the भारतीय जनता पार्टी भारतीय न्याय संहिता ये जो BNS है ये टुक इफेक्ट इन 2024, ये जो है ना, ये कब हुआ था, ये लागू हुआ था आपको 2024 में। पार्लियामेंट जो है ना इफेक्टिवली रिप्लेस सेक्शन 124A विद सेक्शन 152 एंड इंक्रीज द मिनिमम सेंटेंस टू 7 years। वाह क्या बात है। तो इसने क्या किया कि 2024 में भारतीय न्याय संहिता जो है लागू हो गई, BNS। तो संसद ने वो क्या किया कि इफेक्टिवली रिप्लेस, प्रभावकारी तरीके से जो है ना रिप्लेस कर दिया, मतलब कि उसके जगह पर ले आया, यानी कि 124A को हटाकर उसने जो है सेक्शन 152 BNS के तहत ले आया उसके जगह पर। और जो मिनिमम सेंटेंस है, यानी कि जो मतलब कि न्यूनतम सजा, सेंटेंस नहीं है सजा, उसको बढ़ाकर जो है 7 साल कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़े। इट वॉज सेडिशन बाय अ न्यू वन, यह भी जो है एक राजद्रोह ही था, लेकिन एक नया नाम से था। यानी कि सरकार ने जो है कानून की धारा और नाम भले बदल दिया हो, लेकिन अंदर की बात जो है ना और जो भावना है वही पुरानी राजद्रोह वाली ही थी। यह सिर्फ नए नाम की आड़ में पुराना कानून था। आगे बढ़ते हैं। इन फरवरी 2026, फरवरी 2026 में क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत हैं, उन्होंने मौखिक रूप से जो है टिप्पणी की दैट द सेंटर्स प्रॉमिस इन 2022 टू रिव्यू द प्रोविजन कुड नॉट बाइंड पार्लियामेंट। यानी कि ये कह रहे हैं कि न्यायाधीश जो सूर्यकांत हैं, उन्होंने जो मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि जो प्रावधान है ना, जो ये प्रावधान जो प्रोविज़न है रिव्यू करने का, समीक्षा करने का 2022 में, ठीक है, वो केंद्र का जो वादा है, ये सेंटर का जो वादा है कि 2022 में जो है वो रिव्यू करेगी, वो पार्लियामेंट को मतलब कि बाध्य नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि ये जो मुख्य न्यायाधीश जो सूर्यकांत ने जो है अदालत में जो है बातचीत के दौरान यह बात कही थी कि केंद्र सरकार ने 2022 में जो कानून की समीक्षा करने का वादा किया था, उस वादे के कारण देश के संसद को नए कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। संसद स्वतंत्र है, समझ गए। एज इफ टू रिलीज, मानो, एज इफ मतलब मानो कि रिलीज करना हो प्रेशर को ऑन कोर्ट्स, यानी कि मानो कि आप अदालतों को जो है जो उसके ऊपर मुकदमा के बढ़ते बोझ को कम करना चाहती हो, या साथ ही साथ जो है बट ऑल्सो इफेक्टिवली ईजिंग द कंट्रीज पैसेज इनटू BNS एरा, साथ ही साथ देश को नए कानून यानी कि BNS के दौर में आसानी से ले जाना चाहती हो, ठीक है ना। ऑन May 21, 2026, 21 मई 2026 को कोर्ट ने कहा कि दैट इफ अन एक्यूज्ड पर्सन, यदि कोई एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड मतलब आरोपी जिस पर आरोप लगे हैं, तो कोई एक्यूज्ड पर्सन जो है उसको कोई अगर आपत्ति नहीं है तो कोर्ट जो है प्रोसीड कर सकती है, यानी कि आगे बढ़ सकती है उन मामलों पर जो सेक्शन 124 के तहत है। यानी कि जो 21 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है तो जो अदालत है वो पुराने राजद्रोह यानी कि 124A के रुके हुए मामलों को सुनवाई के लिए आगे बढ़ा सकती है, समझ गए। हाउएवर, हालांकि सच कॉन्सेंट फ्रॉम द एक्यूज्ड मे बी कोर्स्ड, ठीक है ना, ये जो कॉन्सेंट है, ये जो सहमति है एक्यूज्ड से जो जेल में बंद है भैया, वो कोर्स्ड हो सकता है, यानी कि मजबूरी का भी मतलब मजबूरन हो सकता है, विशेषकर इफ दे लैक रॉबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन, विशेषकर तब जब उनके पास जो है ना रॉबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, यानी कि उनके केस जो लड़ने के लिए अच्छे वकील वगैरह नहीं हो उनके पास। बिकॉज क्योंकि द ऑल्टरनेटिव जो है, जो विकल्प है ना इनकार्सरेटेड पर्सन्स के लिए जो जेल में बंद हैं उनके लिए, वो क्या है, इनडेफिनिट डिले है। उनके सामने क्या है, मजबूरी यह है कि अगर वे सहमति नहीं देंगे ना तो वे बिना किसी फैसले के अनिश्चित काल के लिए जेल में ही बंद रहेंगे, ठीक है। इट इज
कहा जा रहा है, ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है, इट इज इफेक्टिवली अ ऑप्शन चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स आउटकम्स। मतलब ऑप्शन चॉइस मतलब क्या होता है? ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है ऐसा चुनाव करते हैं जहां आपके पास कोई वास्तविक विकल्प ही नहीं हो। ठीक है, आरोपियों के लिए यह दो खराब रास्तों में से किसी एक को चुनने जैसा है, जैसे या तो जेल में अंतहीन इंतजार करो जो कि बुरा है, या फिर एक ऐसे कानून के तहत मुकदमा झेलने के लिए तैयार हो जाओ जिसकी वैधता खुद सवालों के घेरे में, जो कि उससे भी बुरा चीज है। ठीक है, तो ये बात हो रही है, समझ गए? ये ऑप्शन चॉइस हो गया बेचारे के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडीड, वास्तव में एज द 2022 स्टे जो हुआ था 2022 में, जो स्टे लगी थी, जो रोक लगा था, इसने क्या किया? पोज द यूज ऑफ सेक्शन 124A पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, हाउ मीनिंगफुल अन एक्यूज्ड पर्सन्स कंसेंट टू ट्रायल कैन बी वेयर रिफ्यूजल मे इंटेल प्रोलॉन्ग डिले इज अनक्लियर। तो इसका क्या कहने का मतलब, वास्तव में चूंकि 2022 की रोक ने संवैधानिक चुनौती के जो लंबित रहने तक, यानी कि जो आप जो चुनौती दी गई थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया था उसके लंबित रहने तक धारा 124A के उपयोग को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या है कि इस हाउ मीनिंगफुल इसलिए बोल रहा है कि कितना सार्थक होगा एक एक्यूज पर्सन का कॉन्सेंट के लिए, ट्रायल के लिए, कि वो जो है कैन बी वेयर, जहां पर रिफ्यूजल में इंटेल प्रोलॉन्ग डिले इज अनक्लियर, जहां मतलब कि इसलिए जो है एक आरोपी व्यक्ति के मुकदमे के लिए सहमति कितनी सार्थक हो सकती है जहां इनकार करने पर लंबा विलंब हो सकता है, लंबी देरी हो सकती है। यह जो है अपने आप में अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। समझ गए? SG बॉम्बटकेरे, नाम भी माशाअल्लाह, SG बॉम्बटकेरे जो है उन्होंने प्रोवाइड किया था, एक व्यवस्था दी थी उन लोगों के लिए जिन पर चार्ज लगे हैं सेडिशन के, राजद्रोह के, कि वो जो है बेल के लिए मूव करे, यानी आवेदन करे। मीनिंग इसका मतलब है कि लिबर्टी रादर देन रिस्टोरिंग प्रोसीडिंग्स वाज द इंटेंडेड रेमेडी फॉर फ्रोजन ट्रायल्स। ठीक है, वो जो है लिबर्टी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे बनिस्बत की प्रोसीडिंग्स को बहाल करने के लिए। ठीक है ना, ये जो फ्रोजन ट्रायल्स के इंटेंडेड रिमेडी के लिए, यानी कि कहने का ये बात है कि 2022 के जो बॉम्बटकेरे वाले फैसले में यह व्यवस्था दी गई थी कि जिन लोगों पर राजद्रोह का आरोप है ना, वे जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, टू मूव फॉर बेल। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है, मीनिंग कि कोर्ट का इरादा जो है ना, रुके हुए मुकदमों को दोबारा शुरू करना नहीं था, रिस्टोर करना नहीं था प्रोसीडिंग्स को, बल्कि आरोपियों की आजादी की रक्षा करना था। समझ के बात को? द मे क्लैरिफिकेशन, मे में जो क्लैरिफिकेशन आया है वो क्या आया है, मतलब कि जो स्पष्टीकरण आया है वो किसके पक्ष में है? स्विंग्स इन अदर डायरेक्शन, वो दूसरे मतलब कि दिशा में जाती दिख रही है। एंड ऑल्सो स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू बेल इज द रूल प्रिंसिपल दैट द कोर्ट रिसेंटली रीइंफोर्स्ड इन सैयद इफ्तिकार अंद्रबी। ठीक है, ये कहने की बात हो रही है कि जो मई 2026 में जो कोर्ट ने यह नई सफाई जो दी है ना, जो स्पष्टीकरण दिया है, वो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती दिख रही है, क्योंकि यह जो कोर्ट के ही उस पुराने और महान सिद्धांत के खिलाफ है जो कहता है कि जमानत एक सामान्य नियम है, बेल इज द रूल। ठीक है ना, ये जो प्रिंसिपल है ये एक सामान्य नियम है, ये सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस बात को। ठीक है, और जेल जो है एक अपवाद है, ये जो है ना बेल इज द रूल प्रिंसिपल, जिसमें ठीक है दैट द कोर्ट रिसेंटली रीइंफोर्स्ड इन सैयद इफ्तिकार अंद्राबी, जिसे जो है अभी हाल ही में जो है सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वाले मामले में इसी नियम को दोबारा मजबूत किया गया था। ठीक है ना, तो उस पुराने और महान सिद्धांत के खिलाफ है ये। ठीक है, एंड ऑल्सो इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसके खिलाफ है, टू द बेल इज द रूल प्रिंसिपल द कोर्ट रिसेंटली रीइंफोर्स्ड इन सैयद इफ्तिकार अंद्रबी। ठीक है, इफ द कोर्ट विश टू प्रिजर्व एजेंसी, अब देखिए यहाँ पर जो बात है बड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये एजेंसी का मतलब आपको पता है,
एजेंसी का तो मतलब आप सभी जानते हैं कि एजेंसी का मतलब क्या होता है कि नहीं। जैसे आप कह सकते हैं कोई डेटिंग एजेंसी होता है, कोई मतलब कि क्या कहेंगे आप, कोई जो गवर्नमेंट एजेंसी होता है, या CIA CBI, ये भी एजेंसी है। बिजनेस फर्म्स के लिए जैसे आप कह सकते हैं क्या कहेंगे आप, मतलब कि जो मैरिज ब्यूरो वगैरह चलाते हैं वो भी एक एजेंसी है। या मतलब कि यहाँ पर जो है मतलब जो एजेंसी का जो अर्थ है वो किसी सरकारी विभाग या खुफिया संस्था या बिजनेस फर्म से बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो एजेंसी है एक कानूनी और दार्शनिक शब्द के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसका जो इस मतलब कि जो संदर्भ में इस एजेंसी का जो मतलब निकलता है वो है आरोपी की स्वतंत्र इच्छा या खुद के फैसले लेने का अधिकार या अपनी मर्जी चलाने की ताकत, यानी कि फ्री विल, पावर टू चूज या ऑटोनॉमी। यहाँ जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों से कहा है कि अगर तुम सहमति देते हो तो हम तुम्हारा मुकदमा शुरू करें, ठीक है। लेकिन जेल में बंद आरोपी के पास कोई वास्तविक विकल्प तो है नहीं। अगर कोर्ट सचमुच आरोपी की एजेंसी यानी कि उसकी स्वतंत्र इच्छा और खुद का फैसला लेने के अधिकार को प्रिजर्व करना चाहती है या करना चाहता था, तो कोर्ट को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए था कि आरोपी बिना किसी दबाव के या मजबूरी के पूरी तरह आजाद होकर अपना फैसला चुन सके। तो ये एजेंसी का जो मतलब है यह है, समझ के बात को। तो कह रहा है कि इफ द कोर्ट एक तो हाँ, कहाँ चले गए। इफ द कोर्ट विश टू प्रिजर्व एजेंसी, यदि कोर्ट चाहती है कि आरोपियों की इच्छा उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती थी, तो उसे एक शर्त रखनी चाहिए थी, ठीक है। इट शुड हैव पेयर्ड, तो ये शर्त क्या होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूएशन को साथ में रख के जो ना ये प्रिजम्पशन ऑफ बेल के साथ होना चाहिए। यानी कि कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि अगर मुकदमा दोबारा शुरू भी हो रहा है तो आरोपी को अनिवार्य रूप से जमानत मिलनी ही चाहिए, तब जब तक कि मुकदमा खत्म न हो, ठीक है। यानी कि यदि अदालत एजेंसी को संरक्षित करना चाहती थी तो उसे मुकदमे को जारी रखने के साथ जमानत के पूर्व अनुमान या आप कह सकते हैं पहले से जो प्रिजम्पशन है, पहले से ही जो आप कह सकते हैं जो मान लिया गया, तो उस चीज़ को जो है प्रिजम्पशन ऑफ बेल को जो है ना, यानी कि पहले से आपको ये तय होना है कि बेल आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो ही आप जो है इसको कर सकते हैं। समझ के बात को। द 2022 स्टे, अब 2022 में जो स्टे लगी थी, जो रोक लगाई गई थी, was also intended, उसका भी यही मतलब था कि आप जो है ना चिलिंग इफेक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ सेडिशन ऑन फ्री स्पीच, यानी कि उसका भी एक बड़ा मकसद यह था कि देश के जो नागरिक है ना उसमें राजद्रोह के डर से जो अपनी बात रखने का खौफ पैदा हो जाता है, यानी कि चिलिंग इफेक्ट हो जाता है, उस डर को खत्म किया जा सके, एनल किया जा सके, ठीक है ना, ताकि लोग खुलकर बोल सके, ठीक है। नाउ अब क्या है, लेकिन अब के मामले में क्या है कि नए फैसले जो ये नए फैसले से क्या हो गया है, वेल्दियर जो अमीर लोग हैं और पॉलिटिकली कनेक्टेड जो हैं, यानी कि जो रसूखदार लोग हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से जिनके बहुत बड़े बड़े पहचान वाले जो लोग हैं, वो वैसे आरोपी जो हैं वो अपना बेल सिक्योर कर सकते हैं सस्टेन लिटिगेशन के माध्यम से एंड वेट आउट प्रोसीडिंग्स आउटसाइड द प्रिजन, और जेल के बाहर जो है इस प्रोसीडिंग्स का वो उसके लिए एक मतलब कि क्या कहेंगे आप, उसका वेट आउट कर सकते हैं, बाहर आप इंतजार कर सकते हैं। यानी कि अब जो नए फैसले से जो है अमीर और रसूखदार आरोपी जो है महंगे वकीलों के दम पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर जमानत तो पा लेंगे और जेल से बाहर रहकर केस खत्म होने का इंतजार करेंगे। लेकिन दूसरा जो लाइन है वो क्या है, जबकि जो गरीब लोग जो हैं, पुअर जो प्रिजनर्स हैं, who are unable to secure bail will be compelled to consent to a trial if only to obtain a verdict, ठीक है। लेकिन जो इसके विपरीत अगर देखें तो गरीब कैदी जो जमानत का खर्च नहीं उठा सकते हैं
वे सिर्फ इसलिए मुकदमे की रजामंदी दे देंगे ताकि जल्दी से कोई भी फैसला, भले ही सजा को हो या रिहाई का, आए और उनकी अनिश्चितता खत्म हो। ठीक है ना, इफ ओनली टू ऑब्टेन अ वर्डिक्ट, भले ही मतलब कि केवल आपको वर्डिक्ट, फैसला सुनना है, कम से कम ये तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि भैया जो है आपको जो है फांसी देना है तो दे दो ना भैया, कम से कम ये जो है छूट जाएगी। लेकिन या कुछ भी आपको सजा ही देना है तो सजा दे दो ना, कि 14 साल की सजा है, 20 साल की सजा है, जो भी है। लेकिन आप किसी को अधर में लटका के रखते हो, उसको लिम्बो में रखते हो कि भैया आपको जो है ना 5 साल आप ऐसे ही सजा काट लिए हो, आप में ये प्रूव ही हुआ नहीं है अभी तक कि ये आप सही है थे या गलत थे या क्या था। तो ऐसे मामलों में ना लोग जो है बिल्कुल ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं, इस ऐसी स्थिति बन जाती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप लिबर्टी कुड डिपेंड ऑन द कैपेसिटी टू लिटिगेट रादर देन ऑन लीगल प्रिंसिपल्स। तो इसका परिणाम या नतीजा क्या होगा कि किसी इंसान की जो आज़ादी है ना, इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके पास केस लड़ने की कितनी ताकत या पैसा है, कैपेसिटी टू लिटिगेट, न कि इस बात पर कि कानून के ऊंचे सिद्धांत और न्याय क्या कहते हैं। इस पर कोई मतलब कि डिपेंडेंसी होगा ही नहीं कि लीगल प्रिंसिपल्स क्या है, बल्कि इस पर होगा कि आपकी जो कैपेसिटी क्या है। ठीक है ना, आपके पास पैसा कितना है, कितना आप रसूखदार हैं। ठीक है, इफ द फाइनली, अंततः या आखिर में, जो इफ द स्टेट यानी कि सरकार, ठीक है, अगर सरकार जो है उसे पता होता है या जानती है कि केसेस, वैसा मामला जिसमें जो है शामिल है कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्टेस्टेड ऑफेंसेस, यानी कि जो संवैधानिक रूप से विवादित अपराध हो, कैन रिमेन इन लिम्बो, वो जो है अधर में लटका रह सकता है। वह जबकि एक्यूज पर्सन जो है आर इनकार्सरेटेड, जबकि एक्यूज पर्सन जो आरोपी है वो जेल में है। देयर इज अ परवर्स इंसेंटिव, ये एक परवर्स, एक बड़ा विचित्र, एक बड़ा खराब एक लालच है फॉर बैड फेथ स्टेट एक्टर्स के लिए, टू नॉट रिजॉल्व द अंडरलाइंग अनसर्टेनिटी क्विकली, जो अंतर्निहित जो अनिश्चितता है उसको जल्द से जल्द नहीं सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का वो जो है एक इंसेंटिव है उसके लिए। कहने की मतलब ये है कि आखिर बात जो है, जो आखिरी बात है फाइनली, यदि सरकार या पुलिस को यह पता चल जाए कि जब तक आरोपी जेल के अंदर बंद है, ठीक है ना, तब तक वो विवादित कानूनों वाले जो मामले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्टेस्टेड ऑफेंसेस है, ठीक है, वो बिना किसी फैसले के लटके रह सकते हैं, कैन रिमेन इन लिम्बो। ठीक है, वाइल जबकि जो इससे जो गलत इरादे वाले सरकारी अधिकारियों को एक बढ़ावा मिल सकता है। वेल द एक्यूज पर्सन आर, जो एक्यूज पर्सन है, जो आरोपी हैं, वो जेल में बंद रहेंगे, लेकिन इसका जो क्या होगा, एक परवर्स इंसेंटिव होगा बैड फेथ स्टेट एक्टर्स को, यानी कि जो गलत इरादे वाले जो सरकारी अधिकारी हैं उसको एक बढ़ावा मिलेगा, परवर्स इंसेंटिव होगा उसके लिए, है कि नहीं। तो वो क्या करेंगे, वे जानबूझकर इस कानूनी अनिश्चितता को जल्दी ठीक या साफ नहीं करेंगे। ठीक है ना, फॉर टू मतलब एक्टर्स टू नॉट रिजॉल्व द अंडरलाइंग अनसर्टेनिटी क्विकली, वो जो है इस अनिश्चितता को जल्दी साफ या ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम तो आरोपी को जेल में रखकर बिना मेहनत के ही पूरा हो रहा है कि नहीं। तो इन स्टेट ऑफ डिटरमाइनिंग वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, तो वंस एंड फॉर मतलब कि हर हमेशा के लिए, ठीक है, तो इंस्टेड मतलब उसके बजाय, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग वंस एंड फॉर ऑल whether sedition as a criminal offense is constitutionally sustainable, the court has passed the burden to the accused and declined to do its own duty। समझ गए, कहना यह चाह रहा है कि एक आपराधिक अपराध के रूप में सेडिशन को, ठीक है ना, सेडिशन यानी कि राजद्रोह को जो है ना, संवैधानिक रूप से वो टिकाऊ है या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सस्टेनेबल है यानी कि संवैधानिक रूप से वो टिकाऊ है या नहीं, यह एक ही बार में वंस एंड फॉर ऑल, ये एक ही बार में क्या करना है, तय करने के बजाय, डिटरमाइनिंग तय करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय,
तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिटरमाइनिंग मतलब इसकी ये तय करने के बजाय एक ही बार में कि क्या सेडिशन जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये जो ऑफेंस जो है ये संवैधानिक रूप से सस्टेनेबल है, कोर्ट ने क्या किया है, इसने जो है ये बोझ जो है एक्यूज्ड पर डाल दिया है, ठीक है ना, यानी कि जो अदालत है इस बोझ को आरोपी पर डाल दिया है एंड डिक्लाइन टू डू इट्स ओन ड्यूटी, और इसने जो है अपने कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार कर दिया है। तो आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस से हमें यह साफ समझ में आता है कि कानून सिर्फ किताबों में लिखी धाराओं का नाम नहीं है, बल्कि उसका असर समाज के सबसे आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति पर क्या पड़ता है, असली न्याय वही है। आज हमने देखा कि कैसे कोर्स कंसेंट या हॉब्सन चॉइस या परवर्स इंसेंटिव जैसे शब्दों के पीछे कानून की एक पूरी रूपरेखा छिपी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस सेशन के बाद राजद्रोह यानी कि सेडिशन और इसके संवैधानिक पहलुओं को लेकर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। साथ ही आज जो ग्रामर के बेहतरीन पैटर्न्स और वोकेबलरी हमने सीखी है उसे अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या एग्जाम्स में इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। अब बारी है आज के आपके होमवर्क की। स्क्रीन पर दिख रहे इस वाक्य का सही ग्रामर ब्रेकडाउन और इसका भावार्थ आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी छात्र सबसे सटीक जवाब देगा उसके कमेंट्स को मैं खुद पिन करूंगा। अगर आज का विजुअलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उसके साथ एक्सपीरियंस के साथ अपने साथी एक्सपीरियंस के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि द हिंदू का कोई भी जरूरी एनालिसिस आपसे मिस ना हो। इस पूरे लेक्चर के व्यवस्थित नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी भाषा को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में एक नए एडिटोरियल और बेहतरीन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।